आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 राजाओं के युद्ध के बारे में और उसके बाद हम आपको बताएंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ कैसे था। तो एक कबीले का नाम था, बहुत पहले की बात है। एक कबीले का नाम था और उस कबीले का नाम भरत हुआ करता था। ठीक है ना। और भरत कबीले का जो राजा हुआ करता था उसका नाम सुदास था। भरत कबीले का राजा का नाम क्या था? सुदास था। और जो राजा सुदास था उसका पुरोहित हुआ करता था और पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। समझिए गौर से, एक कबीला था जिसका नाम था भरत। ठीक है ना। और उस भरत कबीले का जो शासक यानी कि जो राजा हुआ करता था तो राजा जो हुआ करता था उसका नाम था सुदास। और सुदास का जो पुरोहित हुआ करता था वो था विश्वामित्र। हुआ क्या कि जब राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच है ना कुछ ऐसी बात हुई जिसका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण क्या हुआ कि राजा सुदास क्या किया, विश्वामित्र को अपने पुरोहित से क्या किया, हटा दिया। ठीक है। अब विश्वामित्र को ये बात खलने लगा और अंदर अंदर ये क्या हुआ, राजा जो है सुदास पे क्रोधित होने लगा। अब विश्वामित्र क्या किया कि अपने क्रोध को क्या किया, शांत करने के लिए सोचा कि इससे हम बदला लें। अब विश्वामित्र क्या किया, बदला लेने के लिए क्या किया, अकेले तो राजा सुदास से बदला ले नहीं सकता था। इसलिए वो क्या किया, 10 राजाओं के साथ क्या किया, समर्थन किया। 10 राजाओं से गठबंधन किया, गुट निरपेक्ष किया, जो भी बोल सकते हैं। और 10 राजाओं के समर्थन में आके क्या किया, राजा सुदास पे क्या किया, आक्रमण कर दिया। और अंत में क्या हुआ, जब 10 राजाओं ने मिलकर राजा सुदास पे आक्रमण किया, फिर भी क्या हुआ, राजा सुदास क्या हुआ, जंग जीत गया। ठीक है। और सबसे प्राचीन युद्ध जो माना जाता है इसी को 10 राजाओं का युद्ध को माना जाता है। और 10 राजाओं का युद्ध जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया। ठीक है। तो आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ठीक है। दस राजाओं का युद्ध। ठीक है। 10 राजाओं का युद्ध। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सबसे प्राचीन युद्ध क्या, सबसे प्राचीन युद्ध या सबसे पुराना युद्ध या सबसे प्राचीन युद्ध किसे कहते हैं? इसे सबसे प्राचीन युद्ध भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 10 राजाओं का युद्ध जो था ये सबसे पहले हुआ था। तो लिखते हैं सबसे प्राचीनतम युद्ध। सबसे प्राचीनतम युद्ध क्या था? सबसे प्राचीनतम युद्ध था ये। ठीक है ना। सबसे प्राचीनतम युद्ध था। उसके बाद क्या था कि इसका कारण क्या था, इसका पुरोहित जो था इसके खिलाफ क्या किया था, षड्यंत्र क्या था और 10 राजाओं को क्या किया था, इसके खिलाफ कर दिया था। तब ना ये क्या किया था कि राजा सुदास से वो सब आके लड़ने लगा था। तो इसका कारण अगर पूछेगा 10 राजाओं के युद्ध का कारण, ठीक है, 10 राजा युद्ध का कारण, तो कारण इसका क्या होगा, दूसरा कारण अगर पूछेगा कारण, तो कारण क्या होगा, पुरोहित का षड्यंत्र पूछेगा। 10 राज युद्धों का कारण क्या बोलेगा, तो क्या बोलेगा, तो पुरोहित षड्यंत्र के कारण क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। ठीक है ना। तीसरा क्या है, इसको जो है ना ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया। लिख सकते हैं कि इसका उल्लेख है ना ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है। और जो राजा हुआ करता था, जो भरत कबीला था, इस कबीले का जो राजा कौन था, तो राजा का नाम क्या था, सुदास। राजा का नाम क्या था, सुदास। इसी राजा पे क्या था, आक्रमण किया था। और पुरोहित का नाम क्या था, पुरोहित का नाम क्या था, तो पुरोहित का नाम आपको था, तो पुरोहित का नाम क्या था, तो पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। पुरोहित का नाम क्या था, तो विश्वामित्र। ठीक है। राजा का नाम क्या था, सुदास, और पुरोहित का नाम क्या था, है ना, विश्वामित्र। राजा का नाम क्या था, सुदास, और पुरोहित का नाम क्या था, विश्वामित्र। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और ये जो है किस नदी के किनारे हुआ था, तो पारुसनी नदी के किनारे। किसके, परुसनी नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, तो परुसनी नदी के किनारे। चौथा नंबर में क्या होगा, परुसनी नदी के किनारे।
परुष्णी, और अभी के समय में इस नदी को क्या कहते हैं, रावी। ठीक है ना। ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, परुष्णी या रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। ठीक है, ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, परुष्णी नदी या रावी नदी के किनारे। उस समय इसको परुष्णी है ना, परुष्णी नदी, अब इसको रावी नदी कहा जाता है। क्लियर, यहाँ तक दिक्कत नहीं। इसके बाद हम आपको बताएंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए वर्ण व्यवस्था के बारे में अब हम आपको बताते हैं। तो वर्ण व्यवस्था क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है कहाँ है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। हम इससे पहले आपको बताए थे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका किसका उल्लेख है, तो पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त और नदी सूक्त। पुरुष सूक्त में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। क्लियर, तो बोलेगा कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के कितने मंडल में है, 10वें मंडल में। 10वें मंडल में से 10वें मंडल में कौन से, इसमें तो पुरुष सूक्त 10वें मंडल के है ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है ना, पुरुष सूक्त। ठीक है, किसमें था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया या उल्लेख किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वर्ण व्यवस्था में जो था तो लोगों को 4 भागों में बांट दिया था। मान लीजिए हम बना देते हैं त्रिभुज। ठीक है, इसमें हम एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला जो सबसे ऊंचा होता था ब्राह्मण होता था। क्या होता था, तो ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद जो था क्षत्रिय था। उसके बाद क्या था वर्ण व्यवस्था में, दूसरा क्या था, क्षत्रिय था। तीसरा क्या था, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरा जो था तो वैश्य था। क्या था, तीसरा क्या था, वैश्य था। और चौथा जो था शूद्र था। ठीक है ना, शूद्र था। ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय था, ठीक है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, इसको आर्य माना गया, हम आपको बता चुके थे। तो ब्राह्मण को जो था तो ब्रह्मा के है ना, ब्राह्मण जो था ब्रह्मा के मुख से है ना, इसको ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया। ब्रह्मा का मुख, ब्राह्मण क्या माना गया है, ब्रह्मा के मुख से क्या हुआ, निकला। ब्राह्मण किसके मुख से निकला, तो ब्रह्मा के मुख से निकला। मुख का मतलब होता है मुख, मुख का मतलब क्या होता है, मुख। ब्रह्मा के मुख से निकला है ब्राह्मण। ठीक है ना, उसी प्रकार से क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय कहाँ से निकला है, तो क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय क्या करता है, रक्षा करता है ना। अब भुजा उसका भुजा बल ताकतवर रहेगा तब ना वो रक्षा करेगा। तो क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजा से निकला। ठीक है ना, क्षत्रिय ब्रह्मा किसके निकला है, ब्रह्मा के भुजा से निकला। ठीक है ना, क्षत्रिय कहाँ से निकला है, ब्रह्मा की भुजा से। और जो ये वैश्य जो था, ठीक है ना, व्यापारी, ये कहाँ से निकला है, तो जांग से। वैश्य कहाँ से निकला है, तो जांग से। वैश्य कहाँ से निकला, ब्रह्मा के जांग से। और शूद्र जो होता है, शूद्र कहाँ से निकला है, तो पैर से। ब्रह्मा के पूछेगा शूद्र कहाँ से निकला है, तो ब्रह्मा के पैर से। याद कीजिए, है ना। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। और किसमें, तो पुरुष सूक्त में। इसमें वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। ब्राह्मण कहाँ से निकला है, तो मुख से निकला है। क्षत्रिय कहाँ से निकला है, तो भुजा से। वैश्य कहाँ से, जांग से। और शूद्र कहाँ से, पैर से। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज में और है कि ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था, तो है ना, ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म के आधार पर था। ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था किस पे था, तो अगर पूछेगा कि ऋग्वेदिक काल में, बोलेगा ऋग्वेदिक काल में, मान लीजिए ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक है ना, और उत्तर वैदिक। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो था, ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था तो किस पे आधारित था, तो है ना, कर्म पे आधारित था। मान लीजिए कर्म पर आधारित था। पूछेगा ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था किस पे आधारित था, तो कर्म पे आधारित था। ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था किस पे आधारित था, तो कर्म पे आधारित था। यानी जो जिस तरह का काम करता था उसी पे उसका वर्ण व्यवस्था हो जाता था। ठीक है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था तो जन्म पे आधारित था।
जो जिस है ना, जो जो जहां जन्म लिया उसका वर्ण वही हो गया, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित था, तो जन्म पे आधारित था, ठीक है ना, जन्म पर आधारित था, ठीक है, आधारित था। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नोट कीजिए।